ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं एक ख़ास शख्सियत जो इस मुल्क में ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करी। और ज़बान कौन सी? शीरीं ज़बान, जिसे मीठी ज़बान कहा जाता है, उर्दू ज़बान। तो एनसीपीयूएल है, उसके लिए एक पूरा एक सिस्टम है हुकूमत की तरफ से, और उसकी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब। और 1 साल मुकम्मल कर चुके हैं अभी पिछले दिनों ही, और इस दौरान बहुत सारे काम किए हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, और भी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस्तकबाल करता हूँ आपका। कैसे हैं आप? शुक्रिया। साल भर से ज़्यादा जो है आपको हो गया है, मतलब पिछले दिनों ही 1 साल मुकम्मल किया है, और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए बहुत सारा काम किया जाता है, और पिछले मेरा ख़्याल के 15-20 साल से ये काम किया जा रहा है। आपका जो है वो 1 साल का तजुर्बा कैसा रहा? और जो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, अरबी के लिए और पर्शियन के लिए या दूसरे जो काम थे, चूँकि तमाम चीज़ों में जो है वो ज़िम्मेदारी से काम करना था, कि या बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, खुद कितने मुतमईन हैं अपने काम से? देखिए, जो ज़िम्मेदारी मुझे भारत सरकार ने दी, वज़ारत तालीम ने दी, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जनाब धर्मेंद्र प्रधान साहब ने दी, मेरा ख़्याल ये है कि ये बेहतर जजमेंट आप करेंगे, कारी करेगा, और उर्दू जो रीडर्स है कि मैंने इस 1 साल की मोहलत में क्या कुछ किया। क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं अपने तौर पर बहुत कुछ कहने का आदी नहीं हूँ, जो किया है वो आपके सामने है। वो दिखता है काम। ये तो बेहतर आप समझ सकते हैं। जी। अभी हम देख रहे थे कि कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं, अलग-अलग सेमिनार भी किए गए हैं अलग-अलग जगहों पर, और बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली में हुई, और उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हुई है। उसके बारे में किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, कॉन्फ्रेंस कराना और फिर लोगों को, उसी ज़बान के लोगों को, उस कल्चर के लोगों को इकट्ठा करना, और लिटरेचर के लोगों को इकट्ठा करना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये। बड़ी आसानी से किया, सब कुछ मतलब स्मूथली चला। क्या कुछ वहाँ से चीज़ें निकल कर के आई हैं? क्या मतलब जो है एनसीपीएल को? जी। कौमी उर्दू काउंसिल जी। ज़बान के फ़रोग़ के लिए जी। अदब का एक हिस्सा है। जी। जब ज़बान का फ़रोग़ होगा तो फिर अदब का फ़रोग़ भी होगा। तो जो एक कंपोनेंट है जिसको लिटरेचर आप कहते हैं, उसके तहत तो हमने जो करना था किया। लेकिन जो मेरा जो अपना एक ट्रेंड रहा है, वो ज़बान के फ़रोग़ में जो भी उसके एलिमेंट आते हैं, साइंस के हवाले से हो, बच्चों की किताबों के हवाले से हो, या आप उर्दू रीडरशिप को बढ़ाने के हवाले से हो, इन तमाम चीज़ों को मेरा ज़्यादा फोकस रहा। अदब भी एक हिस्सा है, अदब के हवाले से सेमिनार किया हमने। आपने देखा होगा वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो हमने टॉपिक का जो इंतखाब किया था, उसके पीछे मेरी एक सोच थी कि हमने बहुत बातें कर ली कि हमने ये किया, हमारा माज़ी ऐसा है, हमारा ये है, वो है। मेरे ज़हन में था कि हम कुछ एक मुस्तक़बिल की तस्वीर देखें। बार-बार ये बात आ रही है और इसे एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं है कि भाई विकसित भारत होगा, सबके फ़ायदे की चीज़ होगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको ख्वाब देखा, तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि हम भी ये सोचें कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब ये विकसित भारत में क्या रोल प्ले कर पाएगा? क्या ये उसी ट्रेंड पर जाएगा जो ट्रेंड पहले से चला आ रहा है? आमतौर पर ये बात कही जाती है कि रोमांटिसिज्म की लैंग्वेज है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप उसको साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं बनाएंगे या और दूसरे तबके तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कहते रहिए रोमांटिसिज्म, बहुत कुछ नहीं मिलना है। मेरी कोशिश ये है कि हम उर्दू को नई नस्ल के पास ले जाएं और उन्हें बताएं कि सिर्फ अदब ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम किया जा सकता हाँ, चूँकि ये एक शिकायत रहती है साहब, और ये आम तौर पर इस शिकायत के बाद रिज़ल्ट ये है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूलों से कह लीजिए दूर रख रहे हैं, या फिर उर्दू पढ़ाना ही नहीं चाहते मोटे तौर पर। उर्दू ज़बान सुनने में अच्छी लगती है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं, सबको सुनना अच्छा लगता है, मगर कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे उर्दू में तालीम हासिल करें। तो उर्दू का रोज़गार से ताल्लुक नहीं है, शायद ये एक बड़ी वजह है, ये शिकायत हमेशा से रही है, और रिज़ल्ट मैंने बता दिया कि ये है। तो उस जानिब आपने काम किया। है। देखिए, ये जो रोज़गार की बात जब जी। आप करते हैं, जी, 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 जी। इससे आमतौर पर कई जगह, कई मौके पर, कई प्लेटफॉर्म पर मैंने ये बात की है कि उर्दू में रोज़गार इंग्लिश और हिंदी के बाद इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उर्दू ज़बान को ये फ़ख्र हासिल है कि वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली पढ़ी समझी जाती है। जब आप बोली पढ़ी समझी जाने की बात करते हैं, तो आप पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएँ तो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, कॉलेजेस मिलेंगे, नीचे सतह पर देखें तो स्कूल और तमाम चीज़ें मिलेंगी। आप कर्नाटका चले जाइए,
आपको उर्दू मीडियम स्कूल वहाँ मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, जाहिर है कि तमाम चीज़ों में रोज़गार है। आप बिहार चले जाइए, हाल के 5 सालों में आप बिहार का सर्वे कर लीजिए, इतनी बहाली कभी नहीं हुई होगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर हो, हाई स्कूल में टीचर के लेवल पर हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लेवल पर हो, ट्रांसलेटर के लेवल पर हो, असिस्टेंट ट्रांसलेटर के लेवल पर हो। अब आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में सब यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जा रही है, यहाँ प्रोफेसरान की तादाद है, और भी चीज़ें आप अब देखिए टीजीटी पीजीटी में भी 200-200 लोगों की अपॉइंटमेंट्स के लिए आती है बहाली के लिए, हमें लोग नहीं मिलते हैं। ये शिकायत उर्दू वालों को इससे बाहर आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये एक मनफी सोच है। क्या तेलुगु में और तमिल में क्या इतना रोज़गार है, या क्या आप कर्नाटका में चले जाएँ तो कन्नड़ा में इतना रोज़गार है? उर्दू में रोज़गार के मौके भी ज़्यादा है। आपने कहा सर कि लोग नहीं मिलते, वजह क्या है लोग नहीं मिलने की? मतलब क्या वो जो कोर्सेज हैं मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाते, नहीं, या नहीं, वो लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते? इसको आप हाँ, ऐसे देखें, हाँ। लोग हैं, ठीक है, कंटेंट लेवल पर कॉम्पिटेंट में कभी तो है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप अगर उर्दू पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उर्दू आ रही है आपको, आपको मल्टीलिंगुअल होना होगा। हिंदुस्तान में अगर आपको सर्वाइव करना है, चूँकि मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चर सोसाइटी है, जब मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चर सोसाइटी में रहते हैं तो आप सिर्फ कहते हैं मुझे उर्दू आती है। अगर उर्दू और अंग्रेज़ी का जानकार आपका मिलेगा, उर्दू और हिंदी के तो लोग मिल जाएंगे, चूँकि बहुत सारी जी, जी, चीज़ें जी। वोकैबुलरी के स्तर पर एक हैं। लेकिन अगर आप जब हम ये कहते हैं, और ये एक सच है कि आज भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब बार बार हम रोमांटिसिज्म की जो बात करते हैं ना, यही चीज़ें पीछे छूट गई। ये जो कॉम्बिनेशन सर आपने कहा है कि उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, डेडली कॉम्बिनेशन है ये, तो कश्मीर के अलावा मुझे लगता है कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं या कश्मीरी जो अवाम है वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिलता है। मैं उसके अलावा कश्मीर का हवाले से बात कर रहा हूँ, कश्मीर में कभी गया नहीं था, और जाहिर है कि मैं कोई उस तरह का प्रोफेसर हूँ नहीं कि कहीं वाई वाले ने चला गया। जी जी तो कश्मीर में हमने ये पाया कि उर्दू काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन पर, बल्कि मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान में और जगहों के मुकाबले बेहतर पोजीशन पर मुझे नज़र आई, क्योंकि लोग वहाँ कश्मीरी के साथ साथ उर्दू भी जानते हैं। वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं वहाँ भी लोग उर्दू पढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी ज़बान उर्दू और अंग्रेज़ी साथ साथ उतनी ही अच्छी है, जितनी वो उर्दू बोलते हैं उतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनको बेनिफिट है, आप देख लीजिए, सिलेक्शन कमेटी हो रही है हर जगह, उनका एक बेनिफिट उनको जा रहा है। अच्छा, किताबें जो है शाये कराने का एक पूरा एक सिस्टम है आपके यहाँ, और वो भी एक मतलब जो है जिम्मेदारी है, एनसीपीएल की जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। और ये कुछ लोगों की शिकायत थी पहले कि मतलब जो है लेवल नहीं था, किताबें छप जाया करती थी मतलब सिफारिशों से और उससे। ये लोगों का फीडबैक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की आपका इंटरव्यू करने से पहले, तो वो ये कह रहे थे कि अब पहले के मुकाबले बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, बदलाव आए हैं, और एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि देखिए, मेरा जी। फोकस कंटेंट पर है, और जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो 300 पेजेस पे भी कह सकते हैं, और बिल्कुल 3000 पेजेस में भी अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो नहीं नहीं कह हो सकते, सकता। सही। तो मेरा ये मानना है कि जब आप हैंडी हो ना, अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, 300 पेज प्लस माइनस 25 पेज हो सकता है, तो ये आप अपना पढ़ भी लेंगे, तमाम चीज़ें करिए। जो एक दास्तानवी जो सिफत थी हमारी, उसके हिसाब से अगर देखें तो अब पढ़ने वाले उस तरह के नहीं हैं। हमें ये देखना होगा कि नई नस्ल, नौजवान नस्ल कितना वक्त दे सकती है किसी भी चीज़ पर। तो उसको भी मैं अपने तौर पर फोकस कर रहा हूँ कि कहाँ तक वो दिलचस्पी लेकर के कोई चीज़ को हासिल कर सकता है, पढ़ सकता है और इनरिच कर सकता है अपने आप को। ये मेरा फोकस एरिया है। रस्मुल ख़त को लेकर के जो है ये मेरा ख़्याल के ये मनफ़ी सोच नहीं है, मगर ये एक चीज़ें दिख रही हैं। अब उर्दू ज़बान चूँकि शीरीं ज़बान है, बहुत सुनने में और बोलने में भी बहुत अच्छा भी लगता है, और महसूस भी मतलब एक फ़ील गुड होता है। मगर रस्मुल ख़त का जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? चूँकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट हैं जो शेर व शायरी को और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दे रही हैं, मगर रस्मुल ख़त का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब देखिए, रस्मुल ख़त की जहाँ तक बात है, ये भी मैं कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि कौमी उर्दू काउंसिल का एक मैंडेट है, और ये इसको फोकस करने की ज़रूरत है कि हम 1 लाख लोगों को हर साल रस्मुल ख़त के हवाले से भी आगे ले जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन की शक्ल में हो हमारे, या कोई हमारे जो सेंटर्स पे लोग जो उर्दू सीखते हैं। तो आपको तो रस्मुल ख़त बचाना तो आपको अपने घर से बचाना होगा। सही, अगर आप सही। अपने घर से नहीं बचा पाएंगे तो फिर दूसरे से आप क्या तवक्को रखते हैं। लेकिन एक बड़ा चेंजेस है, जब उर्दू से प्यार की बात करते हैं तो रस्मुल ख़त को फोकस होना चाहिए। लेकिन फोकस के साथ साथ आप इसको भी देख सकते हैं कि जिसका अभी जिक्र कर रहे थे वेबसाइट के हवाले से, अगर कोई शख्स देवनागरी में या अगर रोमन में अगर उर्दू को फ़रोग़ दे रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, सही, बजाय बिल्कुल इसके कि उसके हवाले से आप निगेटिव हों। अल्टीमेटली वो भी उर्दू से मोहब्बत कर रहा है, उर्दू अल्फाज को वो कोशिश कर रहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएं,
लोगों तक ले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अलग एरिया है, अगर कोई अगर करना चाहता है देवनागरी, मैं उसे पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। मुझे उसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। इससे भी अगर आप मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि आप फिल्म इंफोटेनमेंट को ले लीजिए, वहाँ आप उर्दू के अल्फाज सुनते हैं, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि बाद में वो लोग स्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास भी हैं कि जिन्होंने उर्दू को कहीं से, अब जैसे खनक जोशी हैं, वो अच्छे सिंगर हैं, वो हमारी डिप्लोमा उन्होंने कोर्स किया यहाँ से। एक और अभी हाल में मुलाकात हुई मेरी रोहिणी सिंह से, वो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आप नाम सुना होगा। वो उर्दू कोर्स यहाँ से किया। पहले अगर देवनागरी और रोमन में अगर किसी को उर्दू से दिलचस्पी हो रही है, ऑटोमेटिकली वो जो है आपके पास आएगा रस्म ख़ुद सीखने के लिए, क्योंकि उसको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी वहीं से होगी। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए दीनी मदारिस का बड़ा रोल है साहब, और उस रोल को ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता, ना जो है उसको भुलाया जा सकता है। उसको अप्रिशिएट करने की लगता है ज़रूरत है आपको। और क्या एनसीपीयूएल के कोऑर्डिनेशन है मदारिस के साथ, क्योंकि वो भी अपने आप में एक सेंटर है? नहीं, वो बिल्कुल है, और मदारिस के साथ हमारे बहुत सारे मदारिस जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ से लर्निंग में हैं, प्रोसेस में। वो मुझे लगता है कि उनको कंटेंट देने की ज़रूरत है। जो मॉडर्न कंटेंट है उनके लिए भी तैयार किया जाना चाहिए, और मेरी कोशिश है, और मैं लगातार कर रहा हूँ। बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, या कुछ लोगों से बात हुई मदारिस के जिम्मेदारों से? मदारिस के बारे में ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि स्क्रिप्ट के फ़रोग़ में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमेशा मैं उनसे टच में रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। मुझे लगता है कि वो उर्दू जितनी अच्छी बोल पा रहे हैं या जितनी अच्छी लिख रहे हैं, तो उसे रेडी कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट की कमी नज़र आ रही है, उसके लिहाज से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, एक इशू। हाँ, अच्छा साहब, एक और है कि मतलब जैसे मुशायरे होते हैं, तो ये भी एक शिकायत रहती है। हालांकि मुशायरों का जो कल्चर है, या मुशायरों का जो मतलब एक पूरा सिस्टम है, वो पहले के मुकाबले मुझे लगता है कि उसमें तादाद बढ़ी है मुशायरों की, बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं अब। और वो मतलब बैनुल अक़वामी सतह पर पहले से भी होते हैं, मगर अब तादाद पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है। रीच जो है वो ज़्यादा बढ़ी है, चूँकि हर हाथ में मोबाइल है, और 70-80 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन लिए लोग घूम रहे हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं वो। तो मुशायरों का जो है वो रोल किस तरीके से देखते हैं? चूँकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, मुल्क का उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला, वो आपकी तरफ देखता है, इस सेंटर की तरफ देखता है। मेरा ख्याल है कि उर्दू के फ़रोग़ और मुशायरे का बड़ा रोल है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए कि आप जब किसी एकेडमिक सेमिनार में जाएंगे तो आपको बहुत कम लोग दिखते हैं, ज़ाहिर है उसकी मोहब्बत जो सामने है वो दिख जाती है। लेकिन मुशायरा कहीं भी हो रहा है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द उर्दू रस्म ख़त जानने वाला हो या नहीं हो, वो सब वहाँ पहुँचता है। तो ज़ाहिर है कि उसकी एक रीच है, उससे मोहब्बत का इज़हार करने की वजह से लोग वहाँ पहुँचते हैं मुशायरा सुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि उर्दू फ़रोग़ में हमेशा मुशायरे को एक बड़ी फ़ौक़ियत हासिल रहेगी। लोग उसके बारे में जो भी कहें, मेरा मामला उनके लिहाज से ये है कि उर्दू मुशायरा जो हो रहा है हर जगह, उससे उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है। एनसीपीयूएल का रोल बहुत ज़्यादा मुशायरों में नहीं रहता, उसकी वजह? नहीं, मैं तो हमेशा मुशायरा, अभी मैंने मुशायरे किए। जब मैंने मीर सेमिनार किया तो शाम में मुशायरा किया, उसके अलावा वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस किया तो मुशायरा किया, वर्ल्ड बुक फेयर किया तो मुशायरा किया, चिनार बुक फेस्टिवल मैंने किया, उससे मुशायरा किया। हम अपने प्रोग्राम को मेरी प्लानिंग होती है, हम बुक से जोड़ कर देखते हैं, एकेडमिक वैल्यूज़ के साथ जोड़ के देखते हैं। और शाम में जो जिसको इंफोटेनमेंट कहते हैं, उस पर आइदर दास्तान गोई हो, शाम में सुफियाना हो, मुशायरा, ये हर जगह हम करते हैं। मगर ये एक अच्छा पहलू है। जी, वही एक अच्छा पहलू ये देखिए, ये बात निकल करके आई है कि डायरेक्ट मुशायरा नहीं करना है। ये मतलब आप लोगों की जो प्लानिंग है, या जो एक सिस्टम है, वो कि मुशायरा डायरेक्ट नहीं करना है, कुछ उसके साथ पहले कोई प्रोग्राम करेंगे, भले ही सेमिनार हो या फिर कोई बुक फेयर हो या कुछ भी हो। वो मेरा ख्याल कि वो बेहतर है। आप कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा जो है वो रीच भी बढ़ेगी और उससे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। एक चीज़ और है साहब, 2500 के करीब मेरा ख्याल के पूरे मुल्क में सेंटर हैं एनसीपीयूएल के, और वहाँ पर ये चीज़ पहले से ये शिकायत रही है कि अंडर पेड हैं, मतलब जो है लोग सेंटर्स में ख़ास तौर से। और ये आप भी अच्छे से समझते हैं कि अगर अंडरपेड होते हैं तो एक वक्त तक तो काम बहुत ज़ील के साथ की जाती है, या आपके पास अच्छे लोग अगर मिल भी गए तो फिर वो काम करने का मतलब पैसे अगर कम है तो फिर वो आप समझिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं आता। उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे मेरी फाइनेंस कमेटी वगैरह सब, हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होगा, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन जो जो चीज़ कर रहा हूँ वो भी आपको दिखेगा कि हम उस पर भी। क्योंकि ये शिकायत पहले थी, जब हम पिछली बार आए आपसे पहले, तो ये था कि बजट को लेकर के कि बजट घटा भी दिया गया, और जो है हुकूमत की तरफ से ताउन जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे काम उसकी वजह से रुके भी पड़े थे। नहीं, ये शिकायत तेजी से मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये शिकायत है, सरकार की तरफ से हमेशा ताउन रहा। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से ना निभाएं तो हम सीधे हर बात को सरकार की तरफ ले जाएं। कौंसिल को हमेशा सरकार की सरपरस्ती रही,
हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन काउंसिल के बजट में कभी कोई उस तरह का कट ऑफ या उस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। आपको अगर देखना है, आप एनुअल रिपोर्ट देख ले जो वेबसाइट पर मौजूद है। ये सब तो कहने ये की हो बात सकता है कि काम करने का तौर तरीका या स्टाइल जो है हम उस आपने सरकार ने मुझे कहा आप काम कीजिए, मुझे कभी सरकार ने नहीं कहा कि ये काम मत कीजिए, ये काम नहीं कीजिए। मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें मैंने 1 साल में की हैं, पहले हुई थी या नहीं हुई थी, आप जज कर लें खुद। इसमें किसी इंडिविजुअल को आप नहीं, कह दूसरे की सकते बात हैं नहीं कर नहीं, रहा हूँ लेकिन मैं। ये कि सरकार की सरपरस्ती कौमी उर्दू काउंसिल को शुरू में भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। वजीफों का सिलसिला शायद रुका था बीच में, जो मतलब जो है ग्रांट दी जाती है बहुत सारी अलग अलग, उनको वो कुछ कुछ चीज़ें चीज़ें हुई रही थी। हैं टेक्निकली, लेकिन उससे बजट पे कोई कमी नहीं हुई है। मगर हुआ था वो सब। अब मसला ये है कि वो- अब उस पे अब ये तो शिकायत की बात हो जाएगी, हमने आपको पैसे दिए, आपने प्रोग्राम ही नहीं किया। सरकार ये भी तो देखती है। मेरे पास ऐसी लिस्ट मौजूद है जिनको हमने ग्रांट यूनिट में कहा कि आप इस पर प्रोग्राम कीजिए, 5 साल तक उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, तो अब तो उससे मांगेंगे ना पैसा कि भाई आपको हमने दिया था पैसा, आप मुझे वापस कीजिए। 18 महीने से ज़्यादा तो हम रख नहीं सकते आप अपना पैसा को। तो ये कुछ अपनी कमियां हैं जो ये उर्दू वर्ड को समझना चाहिए कि जब सरकार आपको कोई चीज़ दे रही है, कुछ कह रही है और आप कर नहीं रहे हैं, तो फिर सरकार अपने हिसाब से सोचती है। ये भी हुआ है कि कुछ स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करने की जो आप लोगों की जो एक कोशिश है, मगर बहुत सारे सेमिनार के नाम पर पैसे ले लिए गए। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं साहब, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो पूरा एक सिलसिला चलता रहता है। और वो मतलब जो है फिर छोटे मोटे सेमिनार किए, छोटी मोटी चीज़ें की। अब जो मुझे जो फीडबैक है वो ये है कि अब बहुत चेक एंड बैलेंस वाला मामला है, बहुत ज़्यादा जो है निगाह रखी जा रही है। एक बात मैं बता दूं, पहले क्या हुआ उसके बारे में नहीं है। मेरे ज़माने में आप मुझसे जब दोबारा आएंगे तो आप पूछेंगे। इस मामले में आपके माध्यम से भी बात कर रहा हूँ। मैंने म्यार से ना पहले समझौता किया है, ना अब करूँगा, ना बाद में करूँगा। और इसमें अगर किसी को शिकायत होगी तो हुआ करे, मुझे सब फर्क नहीं पड़ता है। नेवर कम्प्रोमाइज्ड इन माई कैरियर। देखिए, ये शिकायत ही है, ये मनफी सोच नहीं है। मतलब अक्सर कहा जाता है कि ये फला कौम की ज़बान है, फला लोगों की ज़बान है, और जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए, मतलब जो किसी सूबे के सीएम हैं, वो भी ज़बान को लेकर के ऐसी बात कह देते हैं कि जो मतलब चुभती है, कड़वी लगती है। तो उस हवाले से आप किस तरीके से मतलब कहना चाहेंगे? ये जो है ये भी एक किस्म का एक नैरेटिव है। इस नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है। मैंने कोशिश की है। मिसाल के तौर पर मैंने जो अभी 2 वर्कशॉप किया, मुंबई में किया और अभी अपने यहाँ काउंसिल में किया, तो जो कंटेंट डेवलप कर रहा था, तो कंटेंट डेवलप करने वक्त में मेरे जहन में अगर कहीं पर गालिब थे तो महाश्वेता देवी भी थी, शेक्सपियर भी थे, मेरे जहन में रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, मेरे जहन में अरविंदो भी थे। क्या इन तमाम लोगों की बायोग्राफी बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल। ये मैंने किया है, आपको सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं, चूँकि हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो हिंदुस्तान है उसमें सिर्फ आप एक सर्टेन सेक्शन को ही अगर आप फोकस करके अपनी लैंग्वेज को ले जाना चाहते हैं, आप पिटेंगे और आप नुकसान में रहेंगे। आपकी ज़बान है, ज़बान क्या है? कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो जब हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन पर हम क्यों नहीं कुछ लिखवाएं? बड़े बड़े आप देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो टॉप क्लास की पर्सनालिटी है, उन पर क्यों, दादा साहब फाल्के पर किताब क्यों नहीं होनी चाहिए? दिलीप कुमार भी पर क्यों होनी चाहिए? तो ये एक सोच अपनी भी जो है ना, उसको बदलने की जरूरत है। मैंने ये महसूस किया आपने कि ये थी, मतलब कि नहीं आप उधर मैंने मत कभी देखिए, महसूस इधर मत देखिए। नहीं, मैंने महसूस इसलिए नहीं किया कि मैं जिस सिस्टम से आया, जी, जी, मैं जी। नेशनल बुक ट्रस्ट में आया था, वहाँ उसको काम करके आया, मैंने वहाँ ऐसा कभी पाया ही नहीं। मेरा काम करने का तरीका यही है। जब आप अपने नॉवल को पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे नॉवल क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कहना नहीं चाहिए कैमरा के सामने कि मैंने दूसरी ज़बानों के बहुत सारे नॉवल फिक्शन को पढ़े और उस पर काम किया, और वो चीज़ें महफूज हैं नेशनल बुक ट्रस्ट में। मैं चाहता हूँ कि उस तरह की चीज़ों को, जिसको आप कहते हैं कि नॉलेज सिस्टम को इन्हेंस करना, बार बार ये बात आती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम प्रोत्साहित करें, उसको हम आगे बढ़ाएं, तो ये कहना होता है, करना इम्पॉर्टेंट है। और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं सर, चूंकि देखिए कुछ ना कुछ प्लानिंग आपने करी होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती और वो कैमरे के सामने या पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती, वो दिखती हैं बाद में। मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको मतलब जो है वो बताएंगे तो मेरा ख्याल के उन लोगों को भी होगा कि जो यहाँ बहुत निगाह लगा करके देख रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेरे काम करने का जो तरीका था, वो हम कोशिश की है सबको लेकर चलता हूँ मैं। मेरे लिए कोई ग्रुप और इज्म आई डोंट बिलीव, तो उस तरह से काम किया हमने। और 1 साल का प्लान हमने कर रखा है। अभी चिनार बुक फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं जून में 30 तारीख को, 30 से लेकर 8 जुलाई तक। तो एक शानदार प्रोग्राम पहले भी किया था और फिर करूँ, ये एनुअल इवेंट होगा। उसके अलावा इस बार मेरा प्लान है, एक पटना में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जुलाई के एंड में। फिर जो एरियाज़ हैं कर्नाटका, बेंगलोर, यानी जो उसका एरिया जो साउथ का एरिया है कर्नाटका में, और वो महाराष्ट्र में, और उसमें हैदराबाद में एक प्लान है। बकिया जो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं हमारी ग्रांट यूनिट की तरह पूरे हिंदुस्तान में आपको दिखेंगी कुछ दिनों के अंदर। तो अच्छा, एक एरिया जो है इसको हमने कवर उसको बढ़ा रहे हैं।
कुछ नई प्लानिंग भी है मतलब जिनके तहत आप लगातार काम कर रहे हैं। उर्दू सहाफ़त का कोर्स भी मेरा ख्याल के जो है यहाँ से चलाने का। उर्दू सहाफ़त के बारे में बार बार मैं कहता हूँ कि उर्दू के फ़रोग़ में जितना अदीबों का हिस्सा है उतना सहाफ़ियों का भी है। उर्दू सहाफ़त पर जितना फोकस होना चाहिए मैंने कोशिश की और अपने ज़माने में किया है, और हर प्रोग्राम में हम एक सेशन की कोशिश करते हैं। अभी पटना में जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस सेशन में भी हम एक सहाफ़त का एक रखेंगे। नहीं कोर्स कुछ एक ओरिएंटेशन कोर्स था, उसके लिए हमने एक बार एप्लीकेशन मांगी कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। इत्तेफाक से 2 बार उसको हमने पब्लिसाइज किया, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट के नाम पर हमारे पास 10 लोग भी नहीं आ सके। तो अगर हम एक बड़ा प्रोग्राम करना भी चाहते हैं 3 दिन के लिए, तो आप लोग जर्नलिस्ट हैं, तो अगर जो जर्नलिस्ट है वो ये समझते हैं सब कुछ वो जानते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं इतने दिनों के बाद मैं भी जानता हूँ कि मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री का आदमी हूँ, लेकिन पब्लिशिंग से हर चीज़ मैं नहीं जानता, ठीक है। तो मेरा मकसद था कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाए। तो उस तरह का अगर फिर से हम एक बार कोशिश करें और वर्किंग जर्नलिस्ट हमें उसमें कोऑपरेट करें तो मैं उनके लिए कर सकता हूँ क्या है उर्दू सहाफ़त को लेकर के क्या नज़रिया है? आपने हालांकि कहा है कि भाई अपना उनका एक रोल है, मगर फिर भी चूंकि उर्दू सहाफ़ी भी इस बात को मानते हैं कि वहाँ पर मतलब तनकीद और मनफी पहलू ज़्यादा झलकते हैं और तहकीक जो है वो बहुत कम होती है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है साहब, आपका खुद का चूँकि ये बात वापस कहने की ज़रूरत है कि आप जिस इदारे की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं वो बहुत अहम इदारा है और वहाँ के जो पॉइंट्स होंगे, जो मतलब इनपुट्स होंगे, बहुत अहम होंगे उन लोगों के लिए भी, हम सब के लिए भी। हमें लगता है कि उर्दू सहाफ़ियों को खुद से एक कोशिश करनी चाहिए। किसी न्यूज़ को अगर जानकारी देना है तो खुद से एक एफ़र्ट करनी चाहिए। वो इस पर ना रहें कि उनको कोई न्यूज़ पहुंचा दी जाए। तो जब भी कोई न्यूज़ पहुंचाई जाती है तो वो अपने हिसाब से तैयार की जाती है। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा, और आपने अगर हूबहू लगा दिया तो आपने उसको दरियाफ्त नहीं किया कि क्या इसमें सही है या गलत है। तो सहाफ़ियों को तो पहले मेहनत करने की ज़रूरत इस मामले में है। कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो या कॉलम लिख रहे हैं तो उस तरह से करें। बाकी तो सब जो कुछ कर रहे हैं आप लोग सब ठीक ही कर रहे हैं। उर्दू ज़बान को जो है देखिए साहब, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बात आई तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है कमेंट करना पड़ा कि ये इस मुल्क की ज़बान है, और ये सच्चाई भी है, इसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर जैसे पहले मैंने भी कहा कि भाई ये जोड़ दी जाती है, मगर इस ज़बान के मतलब चलते या इस ज़बान ने एक बड़ा रोल अदा किया है कौमी यकजहती का, भाईचारगी का, और आज़ादी के ज़माने में तो मतलब जो है वो जो किया है वो तो है ही, उसको तो मतलब जो है उसका तो एक अलग ही लेवल है। मगर आज के दौर में भी इस ज़बान ने मतलब कौम को जोड़ने का मतलब आपसी मतलब जैसे आप नफ़रतें देखते हैं, नफ़रतों को कम करने में इस ज़बान का रोल। डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं हम? नहीं सर, ये एक हमारी मनफी सोच है। भाई ज़बान है, कम्युनिकेशन का जरिया है। ज़बान को भी जो है अपनी मतलब जो है कमेंट करना पड़ा, आप समझिए। इस पर भी बहुत ज़्यादा हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो होना ही था, इट्स अंडरस्टूड। हिंदुस्तान की ज़बान है। अब इसको हम बार बार ये कह करके हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है हमें हिंदुस्तान की। हम कभी अपनी ज़बान को कभी रीजनल लैंग्वेज कहते ही नहीं है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की है, दे ऑल आर इंडियन लैंग्वेजेस। तो इस पे तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। अगर ये भी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इतने दिनों के बाद, तो ज़बान की पूरी तश्कील हो चुकी है, ज़बान ने एक बड़ा रोल प्ले कर दिया है, अदब ने बड़ा रोल प्ले कर लिया, तो उस पर हम, मेरा ख्याल है कि जैसे वो सोच रहे हो वैसे हम भी सोचें, ठीक नहीं है। ठीक है। अब आखिर में 2 सवाल ये है, एक तो ये कि क्या कुछ पैगाम जो है आपके उर्दू तबके के लिए रहेंगे, और आपने बहुत सारे काम तो बता ही दिए कि जो कर रहे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, और जो नए लोग, जो नए बच्चे हैं, मतलब यानी जैसे उर्दू ज़बान बोलना चाहते हैं, सुनना सब चाहते हैं, मतलब लिखना पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए, उन लोगों के लिए क्या पैगाम होगा? मेरा ख्याल है कि घर से उर्दू स्क्रिप्ट को फ़रोग़ दें। पहला काम तो ये होना चाहिए। कहते सब हैं, करते कब लोग हैं। अगर जिस दिन आपके अपने खुद के राइटर जो उर्दू लिख रहे हैं अगर घर में उर्दू को राइज कर देंगे तो उर्दू का फ्यूचर बहुत ताबनाक है, उस सिलसिले में कोई शक नहीं है। दूसरा ये होगा कि कौमी उर्दू काउंसिल से जुड़ें, जो काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करूँगा, सिर्फ नेगेटिविटी कि ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कुछ बताएं। कहने को तो बहुत कुछ होता है ना कि ये करना चाहिए, बताएं रास्ता कौन करेगा। अगर इस तरह का कोई भी अगर प्रपोजल आता है, इट इज़ वेलकम। बहुत बढ़िया। कोई उसके लिए आप कुछ मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि आपको ऑलवेज मैं डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ। कोई आदमी कॉल करता है, अगर वो मैसेज दे देता है कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं हमेशा उसका फ़ोन लेता हूँ, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हैं मेरा ख्याल के जो आपने बताई हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में मतलब गलतफहमियाँ कह लीजिए या निगेटिविटी कह लीजिए, वो मेरा ख्याल के आपका इंटरव्यू देख करके, आपके बयान सुन करके ज़रूर दूर होगी। हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।